हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपनी इतिहास की धड़ाधड़ करके ला रहे हैं, उसी श्रृंखला में एक नया वीडियो हम लोग जोड़ते हैं। और जैसे हम लोगों ने बताया था कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने अपना ख़त्म किया था सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन, और उसके बाद आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई और कैसे उसके बाद एक नई सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ है। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा वैदिक सभ्यता की जानकारी पे, जिसमें हम लोग ऋग्वैदिक और सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, और ऋग्वेद के बारे में भी जानेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन और वैदिक सभ्यता का प्रारंभ। तो इसमें देखते हैं पहले हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन। यानी देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि इस दुनिया में जैसे भगवद गीता में लिखा है कि जो आया है वो जाएगा, है ना। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का अगर प्रारंभ हुआ है तो इसका पतन भी होना ही तय है। तो पतन का कारण क्या है? इसके पीछे दो मान्यताएं हैं। एक है आपकी पूर्व मान्यता और एक है आपकी वर्तमान की मान्यता। अब ऐसा क्या है, देखिए, पूर्व मान्यता ये थी कि जब हड़प्पा सभ्यता थी तो उसके बाद जो आर्य आए हैं, आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, यानी जो हम लोग वैदिक सभ्यता में देखेंगे कि उनके आ जाने से इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, यानी ये सभ्यता खत्म हो गई। और जबकि नवीन कारण की बात करें तो वो ये कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़, सूखा, भूमि की उर्वरकता में कमी और क्या कहते हैं आपके महामारी, इन सब कारणों की वजह से हुआ होगा। तो इसी में हम लोग लिखने वाले हैं कि पूर्व कारण क्या था, यानी अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन कारण क्या थे इसके। प्राचीन कारण यानी जो शुरुआत में कारण बताए गए वो क्या थे, तो उसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो प्राचीन कारण में कहा यह गया था कि ये सभ्यता आर्य के आ जाने से समाप्त हो गई थी। यानी पूर्व की जो पुरानी मान्यता है वो ये कह रही है कि आर्य के आ जाने से ये सभ्यता समाप्त हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाइए तो किसी एक के आ जाने से दूसरी सभ्यता समाप्त नहीं होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमारे यहाँ लगभग 712 से लेके 1857 ईस्वी तक मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण भी किया, हम पे राज्य भी किया। अगर आप देखेंगे तो लगभग 1206 यानी गुलाम वंश से लेके और 1857 की क्रांति तक अपने ऊपर पूरी तरीके से मुगल वंश का क्या रहा था, शासन रहा था। क्या इससे जैन धर्म खत्म हो गया? क्या इससे बौद्ध धर्म खत्म हो गया? क्या इससे हिंदू सनातन धर्म खत्म हो गया? नहीं ना। तो किसी एक व्यक्ति के आ जाने से किसी भी दूसरी सभ्यता का समापन नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि उसकी जो वो होता है वैभव होता है वो तो कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर ये कहें कि सभ्यता का पतन हो जाता है तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि सभ्यता का पतन हो जाता है। तो ये कारण अब मान्य नहीं है। ध्यान रखिएगा कि पूछा सकता है कि प्राचीन कारण क्या था, तो प्राचीन कारण यही था कि आर्य के आ जाने से सभ्यता का समापन हो गया था। लेकिन हमने बताया ना आपको, किसी एक व्यक्ति के आ जाने से किसी दूसरे व्यक्ति का वैभव कम होता है, ना कि उसका अस्तित्व, है ना। अगर हम बात करें तो वर्तमान कारण क्या बन सकते हैं, तो वर्तमान कारण मैंने आपको भी ओरल में फ्रेंड्स बताया था, वर्तमान कारण कि इस सभ्यता के अंत के वर्तमान कारण क्या थे। तो मैंने आपको बताया बार बार बाढ़ का आना। पहला कारण तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि बार बार बाढ़ का आना, बार बार बाढ़ का आना। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी तो पहले से विकसित नहीं थी। जैसे आजकल अपने यहाँ क्या है कि पुणे से फ़ोन आ जाता है मौसम विभाग से कि भैया इस क्षेत्र के जो लोग हैं, इस तट के जो लोग हैं, उन लोगों को वहाँ से हटा लीजिए क्योंकि वहाँ पे चक्रवात यानी जो साइक्लोन है वो आपका आने वाला है। उस समय भाइयों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए बार बार जो बाढ़ आती थी वहाँ से इससे प्रभावित रहते थे और उनको दिक्कत होती थी। आगे अगर हम लोग चर्चा करें, दूसरा कारण क्या था कि महामारी का फैलना, महामारी का फैलना, महामारी का फैलना। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हम लोग तो
लोग, चूंकि ये सभ्यता जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये शहरीकृत सभ्यता थी, ठीक, लेकिन किसी भी जगह पे आपको दवाइयों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी अगर देखा जाए तो दवाइयों के साक्ष्य ना मिलने के कारण, तो एक कारण ये भी बताया जाता है कि हो सकता है कि महामारी फैल गई हो। जैसे बात करें कोविड-19 की, है ना, तो कोविड-19 एक तरीके के हम लोगों की पेंडेमिक थी, महामारी थी, जिसके आ जाने से पूरा जीवन क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, हर आदमी परेशान हो गया था। चूँकि हम लोग अब साइंटिफिक जीवन में हैं, वैज्ञानिक पूरा एक प्रभाव से ग्रसित हैं, तो बहुत जल्दी इसका टीका खोज लिया गया। अगर आप यही सोचिए अगर इसका टीका ना खोजा गया होता तो आज विश्व की हालत क्या होती। कल ही आपने WHO की रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसने ये कहा भी है कि अब आपको कोविड के साथ जीना भी होगा, क्योंकि कोविड कभी भी खत्म नहीं होगा। आपको पता है कोई महामारी खत्म नहीं होती है, बस उसका क्या होता है, जो वर्चस्व होता है वो कम हो जाता है। तो एक कारण ये भी है कि महामारी हो सकता है वहाँ पे फैल गई हो, जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन संभव है। आगे अगर हम लोग बात करें तो बार बार जलवायु का परिवर्तन, तीसरा पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी एक मुख्य कारण रहा होगा। कैसे, जैसे अपने यहाँ बात करें तो अपने यहाँ क्या होता है कि कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, है ना, मौसम के रूप उसकी तरह बदलते हैं, ठीक। जलवायु परिवर्तन, अब बार बार जलवायु परिवर्तन होता था तो उस समय सूती वस्त्र ही होते थे, ऊनी कपड़े नहीं होते थे। सूती वस्त्र का काम क्या है, ठंडा रखना, ठंडा रखते थे। लेकिन जब जलवायु बदलती है आपकी, तो आपको हर मौसम के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। तो बार बार मौसम बदलने की वजह से हो सकता है कि उस मौसम को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, जिससे इस सभ्यता का पतन संभव है। आगे अगर हम लोग बात करें तो चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, अब प्राकृतिक आपदाएं फ्रेंड कैसे हो सकती हैं, जैसे कि आपका भूकंप हो गया, है ना, बाढ़ हो गया। तो इसमें प्राकृतिक आपदाएं अगर आप समझ रहे हैं तो सभी चीज़ों को हम लोग समझ लीजिए कवर कर रहे हैं। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, सूखा हो गया, ठीक। एक पॉइंट हाँ ये भी लिख सकते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी, शक्ति में कमी, यानी भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी उसमें भी कमी आ जाने के कारण इस सभ्यता का पतन संभव है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता जिसे हम लोग कहते हैं, उस सभ्यता के पतन के बारे में अगर हम लोगों ने चर्चा की तो हम लोगों ने देखा कि इस सभ्यता का जो पतन है उसके कारण दो हैं। पहला कारण प्राचीन कारण था कि सप्त सैंधव प्रदेश यानी आर्यों के आ जाने से इस सभ्यता का पतन होगा, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के आ जाने से यानी किसी एक समुदाय के आ जाने से किसी दूसरे विशेष समुदाय का अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। हो सकता है उसका वैभव कम हो जाए। अगर वर्तमान कारण की बात करेंगे तो वर्तमान कारण ही सबसे सर्वमान्य कारण है, और यहीं से आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है कि बार बार बाढ़ आना, सूखा होना, भूमि की उर्वरता शक्ति में कमी, महामारी का फैलना, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब कारण जो है वो बहुत ज़्यादा सर्वमान्य है, जिसे हम लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यहाँ से हो सकता है। इसी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ में ही लगभग 250 वर्षों का एक ट्रांसफर बेल्ट आता है। ट्रांसफर बेल्ट में आप देखते हैं कि एक सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होती है और दूसरी सभ्यता धीरे धीरे प्रारंभ होती है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का जो सर्वमान्य वर्ष है उसे हम लोग कितना कहते हैं, 1750। लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव देखने के हमको मिलता है। अब अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो हम लोग कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोग अपनी वैदिक कालीन सभ्यता की तरफ प्रारंभ कर रहे हैं, और जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है हमारी वैदिक कालीन सभ्यता। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं। आप लोग पेज छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता की अगर हम लोग फ्रेंड्स चर्चा करें तो ये सभ्यता आपकी कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व तक आपकी ये चली है। लेकिन इस सभ्यता को हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं। इस सभ्यता को हम लोग अपने दो खंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कौन कौन से दो खंड हैं जरा समझिएगा। पहला इसके हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। तो बहुत अंतर है वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में। और दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इस मतलब अगर हम लोग बात करें वैदिक कालीन सभ्यता को दो पार्ट में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। एक है आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब पढ़ने का फ्रेंड कारण क्या है, आपने देखा होगा मोस्टली जो आपका इतिहास है वो लगभग 2 खंड 3 खंड में ही तोड़ के पढ़ा जाता है।
वो है यहाँ के मान्यताएं, परंपरा, शिक्षा, हर चीज में अंतर। ऋग्वैदिक काल में जैसे कहा जाता है ना कि कर्मकांड प्रधान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड प्रधान हो गया, यानी पूजा पाठ, आडंबर, ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे जो जातिवाद है वो इतना तगड़ा नहीं था। तगड़ा मतलब जैसे आजकल आप देखते हैं ना कि मतलब शूद्र पे कितना ज़्यादा चल रहा है, आप लोगों ने खूब सुना होगा, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जटिल होती चली गई। जो जाति वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गई। जैसे हमने चर्चा की थी ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वर्णों को विभाजित किया गया था कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप शिल्पकार हैं, आप ये काम कर रहे हैं तो आप मतलब लोहार हैं। वैसे ही ऋग्वैदिक काल में था। तो ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता है वो थोड़ी थोड़ी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती है। अगर हम लोग इसके कालखंड की चर्चा करें तो ऋग्वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, और वही उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक आपका रहता है। तो कभी कभी हम लोगों से ये प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक काल का समय कितना है और उत्तर वैदिक काल का समय कितना है ना। अब अगर हम लोग हेडिंग डालें इसमें तो हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं ऋग्वैदिक काल। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा ऋग्वैदिक काल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, आपको बहुत मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। बस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपके लिए जितनी मेहनत हो सकती है हम लोग करते रहते हैं। तो अब ऋग्वैदिक काल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कालखंड आप देख चुके हैं 1500 से लेके आपका 1000 ईसा पूर्व तक। अब ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि यह सभ्यता, यानी यह सभ्यता आर्यों द्वारा स्थापित की गई थी। यानी यह सभ्यता जो है फ्रेंड वो आर्यों द्वारा स्थापित की गई। सभी बुक में आपको ये देखने को मिलता है कि आर्य कौन थे। आर्य आपके मध्य एशिया से आए हुए थे। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर्वमान्य यह है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। यानी फ्रेंड मध्य एशिया का यहाँ से अगर हम लोग तर्क दें कि मध्य एशिया कहाँ पड़ेगा गुरुजी, तो मध्य एशिया सर पड़ेगा आपका इस समय का पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यानी आर्य जो हैं वो कहा यह जा सकता है कि लगभग हिंदू के श्रेणी को पार करके आपका मध्य एशिया से आए हुए थे। कभी कभी आपको बुक्स में ये चीज़ लिखने को मिल जाती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही आज का मध्य एशिया है। पाकिस्तान की फटी हालत तो सबको पता होगी, आगे देखते हैं हम लोग चर्चा करते हैं। वो अपने कर्म से हैं, ऐसे ध्यान रखिए। जैसे कहा नहीं आता गीता में कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, कर्म का फल सबको मिलता है। ठीक, वही हालत देख लिया अफगानिस्तान की, वही हालत आप देख लिया आपके पाकिस्तान की। ठीक, अच्छी बात है, यहाँ आपके पास एक अच्छी सी गवर्नमेंट है। बाकी चर्चा कभी और करेंगे। तो ये आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा ना सर्वमान्य। सर्वमान्य का मतलब कि ज़्यादातर लोगों ने यही माना है कि आर्य जो है भैया वो मध्य एशिया से आए हैं। लेकिन अपने यहाँ के जो विभिन्न इतिहासकार हैं या बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने अपना अपना तर्क भी दिया है। जैसे हम लोग बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है, बाल गंगाधर तिलक। जब गंगाधर तिलक कहते हैं फ्रेंड तो मुझे शक्तिमान की याद आ जाती है, अपने ज़माने की गंगाधर ही शक्तिमान है। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आर्यों का मूल स्थान क्या माना है फ्रेंड, इन्होंने माना है आर्कटिक क्षेत्र। ठीक, ध्यान रखिएगा ये चीज़, आर्कटिक क्षेत्र माना है। ये पूछ दिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को किस स्थान का मूल निवासी बताया है, तो आर्कटिक क्षेत्र। अगर फ्रेंड्स आपने इनकी बुक पढ़ी होगी तो इनकी एक बुक भी है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की, है ना। तो वहाँ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बुक का नाम मैं लिख देता हूँ, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, द
आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो इस बुक में इन्होंने बताया है कि आर्य जो हैं वो आपके आर्कटिक क्षेत्र के मूल निवासी थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर आगे हम लोग और भी चर्चा करते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स वहाँ पे देख चुके थे कि बाल गंगाधर तिलक ने आपके जो आर्य हैं उनका मूल स्थान बताया था आपका आर्कटिक, है ना। उस पर उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, एक और अपने व्यक्ति हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने क्या बताया है, दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों बार बार ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ये पूछी जाती हैं, ठीक। और जब हम लोगों ने बस एक ही चीज़ याद रखी है कि आर्य मध्य एशिया से आते हैं, वो सर्वमान्य है। हाँ आए थे, सब कहते हैं कि आर्य जो आपके वहीं से मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर महोदय ने भी वहीं से बताया। लेकिन अगर पेपर घूमता है तब क्या, तब उसके लिए ये चीज़ें हैं, ठीक। तभी मैंने कहा था आप नोट्स बना सकते हैं उनसे। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया है, तो इनने बच्चा तिब्बत बताया है ना। इन्हों को बताया है तिब्बत, ठीक। मूल स्थान तिब्बत बताया है। तिब्बत आपको पता होगा कि ये अपना, जैसे ये इंडिया है, अगर हम लोग बात करें ये इंडिया है, तो ये जो इस समय आपका तिब्बत जो है वो आपका किसके पास है, चीन के पास है ना। तो इन्होंने बताया था कि जो आपके आर्य हैं ये तिब्बत क्षेत्र से आके यहाँ पे पंजाब में बसे होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे वो हम लोग चर्चा करेंगे पंजाब में सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो आगे हम लोग बात करें, एक व्यक्ति और हैं अपने यहाँ, मैक्स मुलर महोदय ने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया बच्चा, इन्होंने बताया है मध्य एशिया, ठीक। मूल स्थान मध्य एशिया बताया है। एक व्यक्ति और हैं जिनका हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, उन्होंने अपना मतलब बताया था, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने आर्यों का मूल स्थान सप्त सैंधव प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करेगा आपको, सप्त सैंधव प्रदेश बताया है। यानी इन्होंने यही बताया कि जो आर्य थे वो इसी एरिया के रहने वाले थे और यहीं पे आके बसे थे। ये वाला जो मैं आपका एरिया कट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ऐसे ही वैदिक सभ्यता का फ्रेंड एक नाम आपका सैंधव सभ्यता भी है ना। क्यों है, क्योंकि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया है कि आपके ये जो वैदिक सभ्यता के जो आर्य हैं ये कहाँ से आए थे, ये आपके सैंधव प्रदेश से आए थे। इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट अभी इसलिए नहीं आपके सामने है क्योंकि आगे हम लोग देखने वाले हैं ऋग्वैदिक काल का आपका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन। जैसे हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक कवर किया था, वैसे ही हम लोग इसको भी बहुत आराम से और अच्छे से पढ़ने वाले, चिल मार के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार वीडियो आगे पीछे करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो बहुत हो गया इनके मूल स्थानों पे। ये आर्य हम बार बार कर रहे हैं, ये आर्य है क्या, ठीक है ना। तो आर्य है क्या समझो, आर्य का अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है, अब आप लोग देखिएगा आर्य का अर्थ क्या होता है बच्चा, श्रेष्ठ, ठीक। यानी इन ये अब कहो खुद को ही नहीं सबसे बड़ा मतलब खुर्रम खां समझते थे, यानी आर्य का अर्थ ही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है ना। तो श्रेष्ठ मतलब उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। एक वर्ड होता है उत्तम, उत्तम मतलब कि क्लास में सभी बच्चे हैं तो उनमें से सभी बच्चे जो है वो उत्तम प्रयत्न कर रहे हैं। और एक हो जाता है श्रेष्ठ, यानी ना कहते हैं इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री, तो इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आगे हम लोग चर्चा करें तो कह सकते हैं आर्यों की इस सभ्यता को सैंधव, अभी मैंने बताया था ना आपको, सैंधव सभ्यता
भी कहते हैं। तो ये चीज़ फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है वैदिक सभ्यता का अन्य नाम क्या है। तो वैदिक सभ्यता का अन्य नाम फ्रेंड आपका है सैंधव सभ्यता, है ना। अब हम लोग देखना चाहते हैं आगे, अगर हम लोग चर्चा करें तो इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। इस मैप को रफ कर लेते हैं, ज़्यादा कठिन है नहीं, कुछ 2-3 बार आप देखेंगे आसानी से हो जाएगा। बस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जैसे हम आपके लिए निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं, आप भी निस्वार्थ तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ अच्छा तो आप लेके जाएंगे ही यहाँ से। आपका अगर समय 2 मिनट भी अगर हम लेते हैं तो वो उसमें भी आप इतना कुछ समझ में जाएंगे जो आपको ज़्यादातर अलग अलग जगह पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वैदिक सभ्यता की जानकारी थी। अब इसमें थोड़ा समझ लेते हैं, वैदिक शब्द है आपका वेद से निकला, है ना। तो वेद के बारे में तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा वेद, है ना, यानी वेदास, इंग्लिश में लिखें तो वेदास। इनकी जानकारी देखते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती ने आपके कहा भी था कि वेदों की ओर लौटो, है ना। क्यों कहा था अब जरा समझिए। तो वेद है क्या, अगर हम लोग बात करें तो हिंदू धर्म में वेदों को महत्वपूर्ण कानून की पुस्तक माना गया है। यानी वेद की अगर हम बात करें तो वेद कोई बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अगर इसका बेसिकली मीनिंग देखोगे तो ये एक तरीके की कानून की पुस्तक है, जिसमें बताया गया है कि धर्म कैसे होता है, धर्म कैसे चलता है, धर्म का असली अर्थ क्या है। सुना होगा ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो यही चीज़ है कि वेद जो है वो ये नहीं बताते हैं कि मतलब यही धर्म अच्छा है। वेद ये बताते हैं कि धर्म होता क्या है ना, व्हाट इज रिलीजन, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करें तो कह सकते हैं वेदों को ब्रह्मा ने अपनी वाणी से, वेदों को ब्रह्मा ने अपनी वाणी से लोगों को सुनाया था। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट थोड़ा अच्छा है कि लोगों को सुनाया था, लिखाया नहीं था। ठीक, आगे समझिएगा इसी पॉइंट को, कैसे हम लोग इसी पॉइंट को आगे से रिलेट कर देंगे कि वेदों को ब्रह्मा ने अपनी वाणी से क्या किया था, सुनाया था। अब किसी को तो सुनाया होगा ना, तो जिनको सुनाया था, इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है, वेदों को श्रुति। श्रुति मतलब होता है सुनना। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि वेदों को और किस नाम से जाना जाता है, तो वेदों को हम लोग श्रुति के नाम से जाना जाता है। यानी श्रुति का अर्थ क्या होता है बच्चा, सुनना होता है। सर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेदों का अर्थ होता है सुनना। क्यों सुनना है, क्योंकि वेदों को ब्रह्मा ने क्या किया था, अपनी वाणी से सुनाया था, है ना। तो वेदों को श्रुति भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि वेदों को हम लोग श्रुति भी कहते हैं। ये पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। आगे अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कालांतर में, यानी कुछ समय बाद, कालांतर में होता है काल प्लस अंतर, डिफरेंस, यानी कुछ समय के बाद। कालांतर में ऋषि वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया। संकलन का मतलब है उन्होंने एक डायरी ली, एक पेन लिया, और जो बातें ब्रह्मा के द्वारा लोगों से सुनी हुई थी उसी को उन्होंने लिखना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। इसीलिए ऋषि का नाम क्या पड़ गया, नाम था व्यास, और जब उन्होंने वेद लिखे तो नाम पड़ गया बच्चा वेद व्यास। ठीक, इसीलिए वेदों के जो पिता है उन्हें किसे कहते हैं, ऋषि वेद व्यास को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही आपके वेदों को रचित किया था, यानी लिखा था। आगे अगर हम लोग चर्चा करें वेद का अर्थ क्या होता है, जैसे हम लोग आर्य कर रहे थे ना, तो वेद का अर्थ क्या होता है, हिंदी में अगर हम लोग वेद का अर्थ समझें, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या अर्थ होता है बच्चा, ज्ञान, है ना। इसीलिए अब जरा मैंने एक अभी कोट्स बोला था कि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है, वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू वेदास।
मतलब समझ गए ना। अब क्योंकि वेद का अर्थ बच्चा है क्या, वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी दयानंद सरस्वती क्या कहना चाहते थे कि ज्ञान की ओर लौटो, समझ गए ना। उनका अर्थ ये नहीं था कि सनातन धर्म ज्वाइन करो, ये करो वो करो, नहीं, उनका अर्थ क्या था, वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू वेदास, यानी ज्ञान की तरफ लौटो। क्योंकि कहा जाता है कि जिसने इन चारों वेदों को पढ़ लिया या धारण कर लिया वो चतुर्वेदी बन गया। हालांकि वो तो बात अलग है, चतुर्वेदी त्रिवेदी, ठीक है, कहा तो यही जाता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ पे नहीं जाते हैं। तो कोई भी पुस्तक आप पढ़ रहे हो तो उसे आप इंटरेस्ट के साथ ज्ञान के लिए पढ़िए, उसमें अच्छी बातें, देखो कोई बुक होती है उसमें अच्छी भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी भी होती हैं जो सामाजिक परंपराओं के अनुरूप नहीं होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुस्तक खराब है, ठीक, किस चीज़ में किस समय कौन सी कंडीशन में क्या लिखा गया है आप उसको समझने का प्रयत्न करिए, ठीक है। तो वेदों का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। आगे हम लोग चर्चा करें, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या यानी वेदों की संख्या, इनकी संख्या 4 है। और 4 वेद कौन कौन से हैं आपके, देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद के बाद में बच्चा आपका यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद बाद में आपका सामवेद आता है, और सामवेद के बाद में आपका आता है बच्चा अथर्ववेद। तो ये आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या सर ये आ रहा है यहाँ पे, सर प्लीज देख लीजिएगा, अथर्ववेद, ठीक है, थैंक यू सर। तो आप बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे अपने ऋग्वेदिक के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने वेद पे, कितने वेद हैं फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने देखा वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है ना। कौन से 4 वेद हैं, 1 2 3 और 4। 4 में सबसे पहले और सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद में दूसरा वेद जो कौन सा है उसका नाम क्या है बच्चा, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद में तीसरा वेद है जिसका नाम क्या है, सामवेद। और सामवेद का में जो सबसे नवीन वेद है उसका नाम है अथर्ववेद, अथर्ववेद, है ना। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के बारे में चर्चा करें तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना, ठीक। और अथर्ववेद की चर्चा करेंगे तो अथर्ववेद सबसे आपका नवीन वेद है। इन तीनों वेदों को यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को यानी इन तीनों टिकड़ी है, इस टिकड़ी को हम लोग वेदात्री कहते हैं, वेदत्री। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पूछा जाता है वेदत्री किसे कहा जाता है, तो आपके ये 3 जो हैं आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को हम लोग अपना वेदत्री कहते हैं, ठीक। इनमें सबसे पुराना कौन सा वेद है आपका, ऋग्वेद, और सबसे नवीन वेद कौन सा है आपका, अथर्ववेद, ठीक। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों पे आपकी ऋग्वैदिक सभ्यता जो है वो स्थापित है, जबकि अथर्ववेद में आपका जो आपका उत्तर वैदिक काल है वो सभ्यता का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो वैदिक कालीन सभ्यता का क्या क्या स्रोत है, तो लिख लीजिएगा, वैदिक कालीन सभ्यता के स्रोत, यानी क्या क्या हमारे पास जानकारी के स्रोत हैं जिससे हमें ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बच्चा तो आपके वेद हो गए, है ना, वेद हो गए। दूसरे नंबर पे आपके हो गए उपवेद, यानी वेदों से ही उपवेद जुड़े हैं, है ना। तीसरे नंबर पे हो गए आपके अरण्यक, अरण्यक मतलब होता है जंगल, अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल, अरण्यक मतलब होता है जंगल में लिखे गए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो उपनिषद, उपनिषद, और 5वां है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे शतोपद ब्राह्मण हो गया, है ना। इस तरीके से जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इनसे आपके ये जो 5 हैं यानी वेद, उपवेद, अरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण है, तो बहुत सारा जैसे पुराण, आगे हम लोग इसमें देखा ना 18 पुराण, तो पुराण को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, आपका एक पढ़ा जाता है मृत्यु के बाद, याद नहीं आ रहा है शायद, वो वाला पुराण जो हो गया। तो इस तरीके के जो पुराण है, गरुड़ पुराण, तो इस तरीके जो 18 पुराण है उनकी हम लोग भी चर्चा करेंगे। 4 वेद, 108 उपनिषद, इस तरीके से पूरी हम लोग अपने वैदिक कालीन सभ्यता में जो ऋग्वैदिक काल है उसकी पूरी अच्छी सी जानकारी को हम लोग इकट्ठा करेंगे और बड़े आराम से चिल होके अच्छे से पढ़ेंगे, है ना।
तो ये वीडियो हमारा पूरा था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और वैदिक सभ्यता की जानकारी पे। अपने आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना वेद, जिसमें हम लोग अपने चारों वेदों पे एक साथ चर्चा करेंगे, ठीक, क्योंकि वो टॉपिक लंबा हो जाता है, जिसमें हम लोग ऋग्वेद के जितनी भी 10 मंडल हैं उन पर चर्चा करेंगे, यजुर्वेद में क्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे, सामवेद पद गद्य की शैली इस पर चर्चा करेंगे, अथर्ववेद जादू टोना शिल्पीकार विश्वकर्मा, इन पे हम लोग खूब सारी आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पसंद आया हो, हालांकि पूरा देखा होगा आपने, अगर देखा है और नहीं देखा है तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा। ठीक, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा, मज़े से जिएगा, आनंद लीजिएगा। धन्यवाद।